वो नंबर प्लेट पुरानी जमा करा के नई नंबर प्लेट ले लें। हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसमें कोई बोझ नहीं पड़ता। लेकिन आपने 1850 रुपए नई नंबर प्लेट के लिए वसूल करने का ये मतलब गुंडागर्दी है, बदमाशी है। ये क्योंकि मेरा अल्ताफ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, मुसलमान होने के नाते उसकी सेहतियाबी की दुआ करें। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उसको सेहतियाब करे। एक तो ये कि ये जो चालान होते हैं, आप चालान ले रहे हैं, आप FIR लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद है आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना गई। जाहिर है ये शहर की आवाज़ थी, इस शहर की आवाज़ की वजह से और अवाम के दबाव की वजह से नतीजा ये निकला कि हुकूमत को डंपर के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी कि डंपर और हैवी ट्रैफिक वो दिन में किसी भी सूरत नहीं आएगा। ये कमिश्नर का डिसीजन था। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान खान और आप देख रहे हैं FPN न्यूज़ TV। आइए आपको इस प्रोग्राम की तरफ ले चलते हैं। इस कराची डिवीज़न के ऑफिस में आप सबका खैर मकदम, आप सबका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं जिस अहम मसले की वजह से आपको यहाँ ज़हमत दी है, इस वक्त शहर का सबसे अहम मसला बना हुआ है। आपको याद होगा कि इस शहर में जब डंपर और वाटर टैंकर के नीचे आकर लोग जहाँ भाग हो रहे थे और हुकूमत को उसका कोई दुख नहीं था, और इस मामले में हुकूमत ने कोई कदम उठाने के लिए वो तैयार नहीं थे, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे वक्त में सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट ही थी जिसने जुर्रत के साथ, हौसले के साथ वाटर टैंकर माफिया, डंपर माफिया के खिलाफ मौसर तरीके से आवाज़ उठाई, एहतजाज किया। और इस शहर के मफाद में आवाज़ उठाने पर, डंपर माफिया के खिलाफ बात करने पर, वाटर टैंकर के खिलाफ बात करने पर और पीपल्स पार्टी के उन तमाम इक़दामात को जो इस शहर के ख़िलाफ़ थे, इस शहर के लोगों के ख़िलाफ़ थे, हमने उन तमाम मसाइल के ऊपर जब एहतजाज किया तो जाहिर है कि उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। गिरफ़्तारियाँ हुई, मेरी भी गिरफ़्तारी हुई, मेरे साथियों की भी गिरफ़्तारी हुई। दौरान हिरासत इंसानियत सोज़ तशद्दुद भी किया गया लोगों पर, लेकिन जाहिर है हमने अपने उस मौक़िफ़ से दस्तबरदारी नहीं की। और उसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ आफाक अहमद की या महाजिर कौमी मूवमेंट की आवाज़ नहीं थी, बल्कि पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों के जो मुतासिबाना इक़दामात थे, जो शहर मुख्तलिफ माफियाज़ के हवाले कर दिया गया था और इस शहर के लोगों के मफादात को पसे पुश्त डालकर उनके साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थीं, जिसमें डंपर माफिया का जिक्र मैंने किया, वाटर टैंकर माफिया का जिक्र मैंने किया। एजुकेशन के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा ठेके पर तमाम निज़ाम देकर अपने करप्ट अफसरान को उनको पॉलिसी दी कि इस शहर के तलबा को तालीम से महरूम करने के लिए वो क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं। जब डंपर के जद में आकर लोग जहाँ बहक हो रहे थे और हमने एहतजाज किया तो सरकारी सतह पर बाकायदा मुहिम चलाई गई, वुज़रा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, वुज़रा से बयानात दिलवाए गए कि यह हादसात की वजह मोटरसाइकिल पे जो लोग सवार होते हैं उनकी गलतियां हैं, वो लोग हेलमेट नहीं लगाते, वो लोग अगर हेलमेट लगाएं तो ये हादसात ना हो। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं आप लोगों के सामने और आज फिर कहता हूं कि जो डंपर का वज़न है, जो इस शहर में दंदनाते फिरते थे और आज भी उसमें कमी ज़रूर आई है लेकिन ख़ात्मा नहीं हुआ, उन डंपर का वज़न पाक फ़ौज के पास जो अल-खालिद टैंक है उससे ज़्यादा है। ये जो सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा और उनके नुमाइंदों के ज़रिए ये तासुर दिया गया क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते इस वजह से हादसा होते हैं, और फिर पुलिस को बाकायदा ये असाइन किया गया कि हेलमेट के बगैर जो लोग हैं उनके चालान किए जाएँ, उनको ज़बरदस्ती उनकी मोटरसाइकिलें आप जब्त कर लीजिए ताकि हादसा रोकें। हादसा रोकने के लिए आप हेलमेट को बुनियाद बना रहे हैं। हेलमेट ज़रूरी है कि अगर फुटपाथ पे गिरने पर सर की चोट को बचा सकता है तो बचाए, लेकिन क्या डंपर के नीचे आने के बाद वो हेलमेट कोई कारआमद साबित हो सकता है? खाली टैंक के नीचे आप हेलमेट पहनकर किसी सिंध के मिनिस्टर को कहिए कि वो लेट जाए, पता चले कि हाँ इस हेलमेट की क्या वैल्यू है। तो जब आप इस शहर की सड़कें टूटी हुई हों, इस शहर में आपने निज़ाम तबाह कर दिया हो, आप उन गलतियों को तस्लीम नहीं कर रहे। आपके पुलिस वाले जिनको आपने तैनात किया है उन्हें बाकायदा असाइन किया जाता है कि फ़लाँ चौकी से इतने पैसे चाहिए, हफ्ते पे फ़लाँ चौकी से इतने पैसे चाहिए। जब आप उन्हें चौकियाँ फ़रोख्त करते हैं, उनसे भारी रकूम वसूल करते हैं,
तो जाहिर है कि वो फिर उन डंपर और वाटर टैंकर्स को जो दिन में शहर में अलाउ नहीं है, वो 24 घंटे दंदनाते फिरते थे, जिसकी वजह से हादसा होते थे। तो इन हादसा को रोकने की रोकने की कोशिश हुकूमत ने नहीं की, बल्कि दलाइल ये देना शुरू किए कि मोटरसाइकिल वाले खुद जिम्मेदार हैं। हमने कहा कि इन जाबाहक होने वाले लोगों को आप उनकी माली मदद फरमाइए। उनकी माली मदद करने की बजाय उन लोगों को इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हमने डंपर और वाटर टैंकर के ख़िलाफ़ बात की थी कि भाई ये लोग बेलगाम हुए हुए हैं, इनके पास लाइसेंसेस नहीं है, इनके पास इंश्योरेंस नहीं है, इनके पास सिर्फ इनकी एसोसिएशन का कार्ड होता है, जिस कार्ड की बुनियाद के ऊपर पूरे शहर में ये दंदनाते फिरते हैं। इनकी अपनी एसोसिएशन का कार्ड होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो जब हमने ये एहतजाज किया तो बजाय इसके कि आप हमारे मुतालबे को संजीदगी से लेते, हमारा मुतालबा ये था कि डंपर और वाटर टैंकर्स इनकी इंश्योरेंस करवाई जाए, और जो कंपनी इंश्योरेंस करेगी वो जाहिर है ये देखेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स इनके क्लियर हैं नहीं है, ये नॉन कस्टम तो नहीं है, इनकी फिटनेस सही है या नहीं है। और जाहिर है कि कस्टम जो भी इंश्योरेंस कंपनियां होंगी वो आपके कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगी, साथ साथ वो ये भी देखेंगी कि आपकी गाड़ी किस सन की है, कौन से सन की। आज 1962 के ज़माने की जब हम पैदा हुए, उस ज़माने के आप बेडफोर्ड लेके चल रहे हैं और वो इस शहरों में दंदनाते फिर रहे हैं, जिनके चमड़े के पैड हैं, जिनमें हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक नहीं है, जिनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो सड़क पर चल सकें, जिनमें लाइट नहीं होती, जिनमें ब्रेक नहीं होते। और फिर उसके बाद हुकूमत कहती है कि जनाब हादसा के ज़िम्मेदार खुद मोटरसाइकिल वाले हैं। हमारे इस एहतजाज पर ज़ाहिर है ये एहतजाज सिर्फ मेरा नहीं था, ज़ाहिर है ये एहतजाज सिर्फ महाजर कौमी मूवमेंट का नहीं था, ये शहर की आवाज़ थी, जिसमें पंजाबी भी शरीक थे, जिसमें पख्तून भी शरीक थे। इसलिए कि जो लोग जाबाहक हुए थे वो सिर्फ महाजर नहीं थे। मलिर हाल्ट के ऊपर जो हादसा हुआ था, जो बड़ा दिलखराश वाक़या था, जिसमें मियाँ बीवी जाबाहक हो गए थे और मासूम बच्चे ने सड़क पर विलादत हुई थी उसकी, और उसके बाद उसको लेके हॉस्पिटल भाग रहे थे, बहुत दिलखराश वाक़या था। महाजिर फैमिली तो नहीं थी, हज़ारे के लोग थे। इसी तरह मैंने मालूम किया तो जो कुर्गी क्रॉसिंग के अंदर जो हादसा हुआ था वो इसके चक्राकोट के लोग थे, सिंधी थे। जो नुसरत भुट्टो कॉलोनी में लोग जाबाहक हुए वो पख्तून थे, बहुत सारे लोग गैर महाजिर थे। तो तमाम शहर ने ये समझा कि ये हमारी आवाज़ है, और उन्होंने जब इस हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई तो हमारे जेल जाने से वो आवाज़ दब नहीं गई, हमारे साथियों की गिरफ्तारी से आवाज़ दब नहीं गई। ज़ाहिर है ये इस शहर की आवाज़ थी। इस शहर की आवाज़ की वजह से और आवाम के दबाव की वजह से नतीजा ये निकला कि हुकूमत को डंपर के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी कि डंपर और हैवी ट्रैफिक वो दिन में किसी भी सूरत नहीं आएगा। ये कमिश्नर का डिसीजन था और वो उस पर कुछ पाबंदी हुई, हादसात में कमी आई, लेकिन हुकूमत ने झुंझलाहट के अंदर वो इक़दाम शुरू किए जो इंतकामी इक़दाम में शुमार हो सकते हैं, जो इंतकाम काउंट किया जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार जो ज़ाहिर है कि जब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं कायम किया, आप सबको हैरत होगी इस बात पर। और हैरत क्या होगी, मैं आप लोगों से ज़्यादा आगाही मुझे नहीं है, आप सहाफ़ी हजरात लोगों के अंदर खुद अवेयरनेस पैदा करने का बहुत ज़्यादा एक जो बहुत ही अहम काम है, बहुत ही जिम्मेदारी का प्रोफेशन है, उससे आप लोग वाबस्ता हैं और लोगों में आप अवेयरनेस पैदा करते हैं। आप लोगों के ज़रिए लोग आगाह होते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स लोगों को बताते हैं, आपके तज्ज़िये लोग सुनते और पढ़ते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं उनके तज्ज़िये पढ़ते हैं, तो आप लोगों का मुझसे ज़्यादा आगाही है। आप जानते हैं कि इस शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत की गाड़ियाँ सिंध गवर्नमेंट के अफसरान के पास हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीद कर उनको दी। यानी सिंध गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वो 3.5 करोड़ आवाम से ज़्यादा अहम है कि 1/3 जो सिंध गवर्नमेंट के अफसरान हैं उनको जो गाड़ियाँ फराम की उसका 1/3 पैसे की गाड़ियाँ जो है इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ आवाम के लिए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मोहतरम साफ़ी हज़रात, 1850 के हिसाब से अगर मैं 35,000 का भी हिसाब लगाऊं तो मुझे भाई कहाँ है, इसमें कुछ है, मैंने डिटेल लिखी थी कितने पैसे इसने वसूल किए। ये 6 अरब 47 करोड़ 50 लाख। आपको पता है K4 जो मेरी और आपकी इस शहर के लोगों की लाइफ लाइन है कि हमें पीने को पानी मैसर नहीं है। हमारे यहाँ इस शहर में 35, मैंने 40 लाख का है, लेकिन मैंने कहा मोहतात तरीके से मैं ये सोच कर कि एक्साइज से को गलती हो गई होगी, मैं 35 लाख मोटरसाइकिलें अगर समझ लूँ कि 35 लाख मोटरसाइकिलें यहाँ रजिस्टर्ड हैं तो उनकी जो नंबर प्लेट्स इशू हुई थी उनकी कीमत पहले दी जा चुकी, और वो नंबर प्लेट लाइफ टाइम होती है।
अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है और हुकूमत की कोई मजबूरी है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप कोई नई नंबर प्लेट इशू कर रहे हैं, तो आपको उस नंबर प्लेट को तब्दील करने का हिदायत जारी करनी चाहिए थी कि तमाम मोटरसाइकिल के जो मालिकान हैं वो नंबर प्लेट पुरानी जमा करा के नई नंबर प्लेट ले लें। हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसमें कोई बोझ नहीं पड़ता। लेकिन आपने 1850 रुपए नई नंबर प्लेट के लिए वसूल करने का ये मतलब गुंडागर्दी है, बदमाशी है। 1850 रुपए फी नंबर प्लेट अगर वसूल करें तो 35 लाख मोटरसाइकिलों के जो पैसे वसूल होते हैं वो 6 अरब होते हैं, 6 अरब 47 करोड़ रुपए। और मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि इस शहर में K4 का जो मंसूबा है मेरे और आपकी लाइफ लाइन है कि हम पीने के पानी को तरस रहे हैं। हर तीसरे घर के अंदर बोरिंग हो रही है, हमें पानी मैसर नहीं है। और K4 के मंसूबे के लिए जो पैसे रखे गए वो 3.2 अरब रुपए रखे गए। तुम चालान कीमत में हमसे पिछले साल जो है वो तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल कर चुके। उससे पहले आप 1 अरब 20 करोड़ रुपए चालान कीमत में वसूल कर चुके। अगर इन पैसों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन कुछ 8-9 अरब रुपए बनते हैं। आप 3.2 बिलियन आप इशू कर रहे हो K4 के लिए, जबकि अभी K4 को कंप्लीट करने के लिए 150 बिलियन की जरूरत है। इसको अभी कंप्लीट करने के लिए 150 बिलियन की जरूरत है। 150 अरब रुपए चाहिए, आप उन्हें 3.2 अरब रुपए दे रहे हो। उसका मकसद है ये आप मुंह चिढ़ाकर हमें कह रहे हो कि बना सकते हो तो बना लो K4, हम नहीं बनने देंगे। मकसद तो यही हुआ। इस शहर के साथ होने वाली इन नाइंसाफियों पर जाहिर है कि लोग गुस्से में हैं। लोग एहतजाज करने पर अगर बाहर निकल आए तो मैं ये खौफजदा हूं कि अगर ये 35 लाख मोटरसाइकिल वाले भी, यानी इसमें वो कारें शामिल नहीं है जिनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं और वो उन्होंने भी जबरन जो है वो आपके नंबर प्लेटें जारी करवाई हैं। ये 35 लाख गरीब लोग अगर तंग आकर रोडों पर निकल आए तो हुकूमत करेगी क्या? इन हालात के अंदर इस पे सोने पे सुहागा। ये मैं आपको एक और हिस्टोरिकल बात बताना चाहता हूं जो आज जो हालात हैं उससे बिल्कुल रिलेटेड बात है। 1972 में मुमताज भुट्टो, उसने भी आज की तरह सिंध के शहरी अवाम, गैर सिंधी अवाम के जज्बात की परवाह किए बगैर 1972 में भी असम्बली में एक कानून पास करा दिया था कि उर्दू हमेशा के लिए दफन कर दो और इस सूबे की जो जबान होगी वो सिर्फ सिंधी होगी। तो जब किसी के जज्बात की परवाह किए बगैर किसी इलाके को मफतूहा इलाका समझकर, वहां के मकीनों को अपना गुलाम समझकर जब आप अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आपने 72 के अंदर उर्दू का जनाजा निकलवाने की कोशिश की और आपने सिंधी मुसल्लत करने की कोशिश की तो एक शरीफ आदमी मुनहनी सा उसने लिखा कि ये उर्दू का जनाजा है, धूम से निकले। नतीजा क्या निकला? ये सिंध उस हरकत से पहले सिंध था, लेकिन उस हरकत के बाद ये सिंध भुट्टो को दो लसानी सूबा तस्लीम करना पड़ा। इसका मकसद है कि सूबे में इस अमल ने मुमताज भुट्टो के दरार डाल दी कि ये शहरी सिंध है और ये देही सिंध है। शहरी सिंध का कोटा 40% है और देही सिंध का कोटा 60% है। आज जो गवर्नर टिसोरी बराजमान हैं गवर्नर हाउस में, ये रईस अमरोवी, शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर से भुट्टो साहब ने जो लसानी मुआहदा किया था ये उसका नतीजा है। तो मैं आज बहुत इत्मीनान से और बहुत सुकून से ये बात कहना चाहता हूँ, कोई जज्बाती बात नहीं है कि जिस तरह अजरक इस शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है ना, इस शहर को मकबूजा इलाका समझकर, यहाँ के मकीनों को अपना गुलाम समझकर, 1972 में मुमताज़ भुट्टो की गलती से जो लकीर पड़ी थी और सिंध और देही जो तकसीम हुए थे, ये अजरक इंशाअल्लाह ताला इस सिंध की शहरी और देही तकसीम को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। और ये जबर ना शहर के लोग बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो महाजिर हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो बलोच हों। इस शहर में रहने वाले वो लोग जो इस शहर से जुड़ गए हैं, इस शहर से उनके मफादात वाबस्ता हैं, वो 90% है। ये शहर जो है वो जो सरकारी मरदमशुमारी है, उस सरकारी मरदमशुमारी में 2,03,54,000 का शहर है, लेकिन मेरी निगाह में ये 3.5 करोड़ का शहर है। इस शहर में जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो ज़बान की बुनियाद पर तकसीम की गई, सिंधी सिर्फ 10% है।
10% लोग 90% पर अपनी मर्जी मुसल्लत करें, मुमकिन नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट को मुस्तकबिल में जो मेरे खदशात हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उससे मैंने आगाह किया और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इन एहसासात को ख़त्म करने के लिए कि ये शहर मकबूजा शहर है, खुदा न खास्ता इस शहर में रहने वाले लोग ग़ुलाम हैं, खुदा न खास्ता आप उन पर जो चाहें मुसल्लत कर दें, अपने इस रवैये को चेंज कीजिए। मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि जो लोगों से आपने नंबर प्लेट कीमत में पैसे वसूल किए हैं वो वापस किए जाएं और आज के बाद नंबर प्लेट के पैसे ना लिए जाएं। और सिंध गवर्नमेंट जो लोग अब तक जाँ बहक हुए हैं उन अफराद की जो लवाहिकीन हैं उनकी माली मावनत का बंदोबस्त करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंबट और लाड़काना के लोग, जो बात मैं कह रहा हूँ मैं सबको यानी तंबी करके कह रहा हूँ कि इसको सेक्टेरियन मामला नहीं बनाना, बिल्कुल मैं इसको लसानी मामला समझता हूँ। ईरान के अंदर ज़ियारत के दौरान हादसे में कुछ लोग जाँ बहक हुए, उनका ताल्लुक गंबट और लाड़काना से था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जाँ बहक होने वालों को 50-50 लाख रुपए जारी कर दिए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए जारी किए। इस शहर में पिछले साल 773 लोग जाँ बहक हुए थे हैवी ट्रैफिक के नीचे आके। हादसा कोई भी हो उसका जिम्मेदार हुक्मरान होता है, हुकूमत होती है। आपकी गफलत से, सड़कें टूटी हुई होने की वजह से इस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम आपने ठेके पे दिया, उसकी तबाही की वजह से हादसा होते हैं, आप जिम्मेदार हैं। यहाँ 773 अफराद पिछले साल जाँ बहक हुए थे और अब तक 381 लोग जाँ बहक हो चुके हैं हैवी ट्रैफिक के नीचे आकर। ये इंसान है, इनका ताल्लुक गंबट से नहीं है, इनका ताल्लुक लाड़काना से नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान से तो है। ये भारतीय नहीं है, ये इस्राएली लोग नहीं है, ये इस शहर के लोग हैं। अगर गंबट के लोगों को 50 लाख रुपए जाँ बहक होने पर, ईरान में जाँ बहक होने पर मिल सकते हैं, तो इस शहर के अंदर जो लोग जाँ बहक हुए हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबको वो मुनासिब माली मदद करे। और ये बात जहन में रखे कि अवाम जानते हैं कि गंबट और लाड़काना के लोगों को 50 लाख रुपए जाँ बहक होने वालों को और ज़ख्मी होने वाले को 10 लाख मिले। ज़ाहिर है कि जब यहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बाज़ औक़ात हम कायदे आज़म के मज़ार पे जाके लोग शिकवा भी कर लेते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि कायदे आज़म ही बाबा कौम है। और कायदे आज़म ने क्योंकि कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत एक हकीकत है, तो कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर जो कायदे आज़म की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अगेंस्ट किसी ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए किसी बड़ी ताकत के दबाव में अगर इब्राहिम एकॉर्ड्स के साथ कोई ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की अवाम और बिलखुसूस महाजिर अवाम जो बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं, बाबा कौम की सोच और फिक्र के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। सर देखिए, आपने मुझे अच्छा क्या याद दिला दिया। मैं असल में ज़बानी जब बात करता हूँ तो कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं, भूल जाता हूँ, फिर इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें भुला दी। तो देखिए, इन्होंने 15 अगस्त की डेडलाइन दी। मुझे पता नहीं कि 15 अगस्त की डेडलाइन क्यों दी है, ये मतलब भारत के कौमी दिन पर, कि भारत के कौमी दिन की इन्होंने तारीख दी है। अगस्त वो महीना है जिसमें हम इस पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो ज़ाहिर है इन दिनों में तो हम कोई उस इवेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगस्त से पहले अगस्त के बाद का लाएअमल मैं इंशाअल्लाह ताला लाजमी दूंगा। ये मेरा इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो आप लोगों को कॉपियाँ शायद दी हों, अगर नहीं दी हों तो आप ले लीजिएगा या कॉपियाँ दे दीजिएगा। तो अगस्त से पहले, 1 अगस्त से पहले इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत के जो भी रद्दअमल आता है, जो हमने उनसे दरख्वास्त की है, अगर उस पर कोई अमल होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो ज़ाहिर है कि हम अगस्त से पहले, हम अगस्त के बाद का लाएअमल देंगे, 14 अगस्त के बाद का। इसलिए कि अगस्त के महीने में हम इस आज़ादी के जश्न को कहीं पर भी डिस्टर्ब होते हुए देखना नहीं चाहते। ठीक है भाई, अगर आप मालूमात करेंगे तो ये नंबर प्लेट का ठेका भी किसी ना किसी चहीते के पास होगा। ये नंबर प्लेट, सॉरी, जो कैमरे वाली बात कर रहे हैं ना आप, तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि लाहौर में 8000 कैमरे लगे हुए हैं और ज़ाहिर है लोगों को वहाँ जॉब भी मिली है।
अफगानिस्तान के जो कैपिटल है काबुल, वहाँ 90,000 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, कम नहीं है। इस कराची में आपके 365 कच्ची आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ आप जा ही नहीं सकते। तो अगर सेफ सिटी आप बना रहे हैं तो फेडरल एरिया के अंदर आप जो है वो अगर CCTV कैमरे से रिकॉर्ड कर भी लें और मुलजिम भाग के क्वारी कॉलोनी में घुस जाए, आप लाएंगे? आपको पहले इस शहर की हर गली को ऐसा बनाना होगा जहां कानून की अमलदारी हो। अगर ये मतलब आधे से ज़्यादा शहर कच्ची आबादी है और यहाँ आपके पास रिकॉर्ड तक नहीं है, दुनिया यहाँ आती है कमाने के लिए। आपको पता है पंजाब का कोई यहाँ पकड़े गए थे डाकू, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ हम आते थे और डकैतियाँ करके हम पंजाब जाते थे, 3 मंजिला मकान बनाए हुए उन्होंने और यहाँ से वो ले आके करोड़पति बने हुए। आसान है डकैती करना क्योंकि उनका यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। उनके गांव वाले, उनके चक वाले, उनके ग्राई यहाँ मौजूद हैं जो अपने यहाँ मेहमान रखते हैं, वो डकैतियाँ करते हैं, चले जाते हैं। आप इस शहर की हर गली में कानून की अमलदारी बनाइए, उसके बाद सेफ सिटी बनेगा। कैमरे से सेफ सिटी थोड़ी बनता है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि इससे पहले डंपर और टैंकर के लिए आपने आवाज़ उठाई, एहतजाज किया, आप गिरफ्तार हुए, मगर कोई मौसर एहतजाज आपकी तरफ से ऐसा नजर नहीं आया जिसमें आवाम आपके साथ खड़ी जिम्मेदार है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, दावेदार हैं, इस शहर के बनते हैं, फार्म 47 वाले जो कह रहे हैं, वो इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो अपने खिलाफात का शिकार हैं या उन्होंने कुछ खंड में क्यों बंदर बांट? अच्छा देखिए, ये तो खैर आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये पहले इन्होंने पिछले साल कहा था कि कराची के लिए 25 करोड़ रुपए हमने 25 करोड़ हमने सैंक्शन करा लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट से और हमने हैदराबाद के लिए इतने करा लिए। वही अमाउंट अभी बताया, किसी जगह वो अमाउंट कहीं लगता हुआ नज़र नहीं आया। तो उनसे कभी आपकी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी टॉक शोज़ में मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा कि भाई वो पैसे मिले नहीं या आपने बांट लिए। एक बात। दूसरा ये है कि जो हमने तहरीक चलाई, आपने बिल्कुल ब्लटेंटली ये कह दिया कि लोग साथ आपके नहीं आए। अगर साथ नहीं आते एक दिन के लिए यहाँ 144 नहीं लगानी पड़ती। अगर लोग साथ नहीं थे जाने देते। 2 दिन पहले जिस जगह मुझे आवाम को ज्वाइन करना था, सरकारी सरपरस्ती के अंदर डंपर और टैंकर जला के ड्रामा नहीं किया जाता और फिर मुझे ये नहीं कहा जाता कि बहुत टेंशन है और लसानी तसादुम हो जाएगा। एक तरफ आपने उनकी रिकॉर्डिंग है मुत्तहदा के जिम्मेदारों की, MPS की, सबकी, कि वहाँ मौजूद हैं और उसके फ़ौरन बाद वो वहाँ से हटते हैं और धम करके वहाँ कूदता है वो लियाकत महसूद और वो हम पाकिस्तान को मुर्दा, क्या पाकिस्तान को हम बायकॉट करता है। भाई क्यों? ये सारी ड्रामे इसलिए किए थे कि हम पे ये दबाव डाला जा सके कि भाई बहुत हालात ख़राब हैं, लसानी मसला खड़ा हो जाएगा और हम आपको जो है ना अलाउ नहीं कर सकते। यार आवाम साथ दी थी तो साले 5 आदमी के लिए तुमने 144 क्यों लगाया था? ये सब बातें गलत हैं कि लोग नहीं थे। लोग थे तभी तो खौफजदा हो गए। रात भर गिरफ्तारियां क्यों की थी? अच्छा, जितनी लोग साथ नहीं थे तो जितनी गिरफ्तारियां हुई वही रोड पर खड़े होते तो आपको जलसा नजर आता। मैंने कहा है कि जिसके पास कोई वकील करने के लिए पैसे नहीं है वो वकील नहीं कर सकता। लीगल एड कमेटी उसकी मदद करेगी, कानूनी हेल्प करेगी उसकी, चाहे पिटीशन लगानी पड़े, चाहे हमें ज़मानत करानी पड़े, चाहे हमें अदालत में उसकी किसी भी सतह पर मदद करनी पड़े। एक तो ये कि ये जो चालान होते हैं, आप चालान ले रहे हैं, आप FIR लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद है आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब आप उसका किसी भी नौकरी के वक्त आप थाने से जब आप क्या कहते हैं उसको भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो FIR लिख के भेजेगा। ये जुल्म है इस कराची शहर के लोगों के ऊपर। आप जुल्म तो ये है कि इस शहर में आपने एक बहुत बड़ी खतीर रकम अरबों रुपए की आपने बजट में रखी है कि ये चालान की मद में वसूल किए जाएंगे। यार चालान तो किसी जुर्म के ऊपर होता है, जुर्म हुआ नहीं और आपने अपनी रकम मख्तस करके रखी हुई कि ये जुर्म की मद में इतने पैसे वसूल किए जाएंगे। इसका मकसद है कि ये टारगेट है आपका, जुर्म हो या ना हो, आप जो है वो मतलब किसी को भी किसी बहाने चालान करना है आपने और ये पैसे वसूल करना है। 61% ज़ाहिर शहर के वसाइल पे वही लगेंगे ना। एक बात। दूसरा, आपने जो सवाल किया था, देखिए क्योंकि मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रब्ता नहीं है, इसलिए ख़रीद पूछने का तो ज़ाहिर है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैंने ख़रीद पूछी। लेकिन आपने मुझे बताया और मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो अलील हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक मुस्लिम होने के नाते मेरा और बाकी तमाम लोगों का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने किसी भी इख्तिलाफ़ को बाला तक रख कर मुसलमान होने के नाते उसकी सेहतियाबी की दुआ करें। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उसको सेहतियाब करे। और